आज के इस ऑनलाइन ई लेक्चर में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। जैसा हम लोग को मालूम है, पिछले ऑनलाइन क्लास में हम लोगों ने भौतिक विभाग, भारत के भौतिक विभाग का अध्ययन किया था। तो पिछले भाग में जहाँ पर हम लोगों ने अपनी पढ़ाई को, अपने अध्ययन को रोका था, उससे आगे आज इस भाग में अध्ययन करेंगे। बीए तृतीय वर्ष भारत का भूगोल प्रश्न पत्र के भौतिक विभाग के अंतर्गत हम लोग तीसरा भौतिक प्रदेश सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने यह देखा था पिछले भाग में कि इस भौतिक प्रदेश का विस्तार कहां से कहां तक पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अधिकांश भाग से लेकर के उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम घाटी के लगभग आधे भाग पर इस भौतिक प्रदेश का विस्तार देखने को मिलता है। इसके बारे में हम लोग पहले अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग पिछले भाग से आगे का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। मैदान के भौतिक विभाग। अभी तो हम लोगों ने देखा भारत के भौतिक प्रदेश। अब इस मैदान मतलब उत्तर का विशाल मैदान के भौतिक विभाग। इस मैदानी भाग को भी कई भागों में बांटा गया है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। भाबर, तराई, बांगड़ और खादर। तो पहले भाग का अध्ययन करते हैं हम लोग भाबर। जैसा हम लोग जानते हैं कि नदियां जब पर्वतीय भागों से होकर मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं, तो पर्वत और मैदान के मध्य जो फुट हिल प्रदेश है, वहां पर नदियां अपने साथ अपरदित कर लाए गए कंकड़ पत्थर को मैदान और पर्वत के मिलन स्थल पे जमा कर देती हैं, क्योंकि एकाएक ढाल में कमी आ जाती है। ढाल में कमी आने से नदियों के वेग में कमी आ जाती है। नदियों के वेग में कमी आने से नदी की परिवहन करने की क्षमता कम हो जाती है। इन कारणों से नदियां अपने साथ अपरदित कर लाए गए कंकड़ पत्थर, छोटे छोटे जो जिनको की परिवहन करके अपरदित करके लाती हैं, उसे जैसे ही पर्वतीय भाग से मैदानी भाग पर उतरती हैं या फुट हिल्स रीजन्स में, उनको जमा कर देती है। जमा करने से यह होता है कि जब नदियां निकलती हैं तो नदियां इनके अंदर विलुप्त हो जाती हैं। नदियां यहां पे दिखाई नहीं देती, क्योंकि पर्वतीय भाग और मैदानी भाग जहां मिलते हैं उन्हें हम लोग फुट हिल्स रीजन कहते हैं, पर्वत पदीय प्रदेश कहते हैं। वहां पर नदियां इन कंकड़ पत्थर या अपने साथ लाए गए जो अपरदित पदार्थ हैं उनको जमा कर देती हैं। जमा करने से यह संपूर्ण भाग बिल्कुल इन अपरदित पदार्थों से ढक जाता है और नदियां इनके अंदर विलुप्त हो जाती हैं। ऐसे प्रदेश को हम लोग भाबर प्रदेश कहते हैं। ये प्रदेश पर्वत और मैदानों के मिलन स्थल पर पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में, ऐसे भागों में नदियां दिखाई नहीं देती। तो लोग यह समझते हैं कि नदी यहाँ नहीं है, लेकिन इन कंकड़ पत्थर पेबल्स के नीचे नदियां प्रवाहित होती हैं। ये कुछ किलोमीटर तक का क्षेत्र है, 20 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर या कहीं कहीं इससे अधिक या कुछ इससे कम के क्षेत्र में नदियां विलुप्त हो जाती हैं। अब हम दूसरे भाग पे आते हैं, तराई रीजन। तो तराई रीजन भाबर से जस्ट आगे का क्षेत्र है। भाबर रीजन में जहां नदियां विलुप्त हो जाती हैं,
कंकड़ पत्थर से या अपरदित पदार्थों के नीचे से प्रवाहित होती हैं। तराई रीजन में वही नदियां धरातल पर पुनः दिखाई देती हैं, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में यहां पर ऐसे अपरदित पदार्थ धरातल पर देखने को नहीं मिलते, क्योंकि नदी अपने द्वारा लाए गए पदार्थों को उसी फुटहिल रीजन में डिपॉजिट कर देती है। और ऐसे क्षेत्र भाबर से और नीचे की ओर होते हैं। जब ये क्षेत्र भाबर का खत्म हो जाता है तो वहां पर नदियां पुनः धरातल पर आती हैं। धरातल पर आने से क्या होता है, यह संपूर्ण क्षेत्र दलदली क्षेत्र हो जाता है। दलदली क्षेत्र होने से यहाँ पर वनस्पतियां सघन होती हैं। वनस्पतियां सघन होने से यहाँ जीव जंतु पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, और यहाँ पे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, अनेक प्रकार की छोटी मोटी प्रजातियों वाले जीव जंतु यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यह संपूर्ण भाग प्राचीन समय में या अभी कुछ दशकों पूर्व तक मानव के अनुपयुक्त था, लेकिन मानव ने अपने श्रम से, अपने ज्ञान विज्ञान से, अपनी तकनीकी से, अपने कौशल से इन क्षेत्रों का विकास कर अपने लिए उपयोगी बना लिया है। यहाँ पर जनसंख्या अब अच्छी मात्रा में देखने को मिलती है। ये तराई हो गया, भाबर से दक्षिण की ओर, भाबर से आगे तराई। अब तीसरा रीजन है बांगड़। बांगड़ वह क्षेत्र होता है, वह ऊंचा भाग होता है जहां नदियां कभी प्राचीन काल में वर्षा के जल को या बाढ़ के समय तक मिट्टी का, नवीन मृदा का निर्माण करते थे। जहां पर यह उच्च भाग होता है, विशेषकर उच्च भाग होता है। कभी प्राचीन समय में या प्राचीन काल में कभी नदियां यहां तक अपने बाढ़ के जल को लेकर जाती थीं, जिससे कांप का निक्षेप यहाँ पाया जाता था। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में वर्षा की कमी होने से या कई अन्य कारणों से नदियां इन क्षेत्रों में प्रतिवर्ष बाढ़ के जल को नहीं लेकर आ पाती, जिससे यहाँ पर नवीन कांप का निक्षेप नहीं होता है। प्राचीन काल में या कभी ऐसा हुआ हो, ऐसे उच्च भागों पर नदी के विशाल बाढ़ के समय नदियां अपने साथ कांप का निक्षेप की हों, लेकिन बीच में कालांतर में नदी इस स्थान पर पुनः अपने बाढ़ के जल को लेकर नहीं आ पाती है, या ये कहें कि कांप का निक्षेप सतत रूप में नहीं होता है। ऐसे भाग को बांगड़ क्षेत्र कहते हैं। और चौथा भाग है खादर, जहां नदियां प्रत्येक वर्ष बाढ़ के जल को लेकर जाती हैं, अपने साथ कांप का निक्षेप करती हैं। ऐसे भूभाग कृषि के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी होते हैं। नवीन खाद या नवीन आप कह सकते हैं कांप का निक्षेप लगातार होता रहता है। कांप के निक्षेप होने से फर्टाइल लैंड होता है और कृषि की उत्पादकता यहाँ अधिक मात्रा में देखने को मिलती है, क्योंकि नदियाँ प्रति वर्ष नवीन कांप का निक्षेप यहाँ करती हैं। इसके विपरीत बांगड़ रीजन में, बांगड़ में यह था कि यहाँ पर नदियाँ प्रतिवर्ष अपने बाढ़ को जल के लेकर नहीं आ पाती हैं और कृषि के लिए इतनी उपयुक्त नहीं होती हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि मैदान के, उत्तर के विशाल मैदान के चार मोटे मोटे तौर पर चार भौतिक विभाग किए गए हैं। अब आप इस मानचित्र में देख सकते हैं कि इससे यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग इस मैदानी भाग में या सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान में प्रवाहित होने वाले नदियों की बात करेंगे। तो जैसा कि इस मैदानी प्रदेश का नाम है सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान, वैसे ही यहाँ पर इस मैदानी भाग में यहाँ मुख्यतः तीन नदी क्रम सतलज,
गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी क्रम पाया जाता है। अगर हम पहले सिंधु नदी क्रम की बात करें तो सिंधु के सहायक झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। दूसरा गंगा नदी क्रम, गंगा, यमुना, काली, कर्णाली, रामगंगा, गंडक, कोसी इत्यादि गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी क्रम, सापू, मानस, मरेली, सुबनसिरी, दिहांग, लोहित इत्यादि सहायक नदियां हैं। तो मुख्यतः यहाँ पर 3 प्रकार के नदी क्रम पाए जाते हैं। पश्चिम से बात करें तो पहले सिंधु नदी क्रम, मध्य में गंगा नदी क्रम और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी क्रम का विस्तार देखने को मिलता है। ये मुख्य नदी, इनकी कई सहायक नदियां होती हैं। इन सहायक नदियों की भी कई सहायक नदियां होती हैं। ये नदी मिलकर के इस संपूर्ण उत्तर भारत के मैदान का इन्होंने निर्माण किया है और आज भी नवीन काम द्वारा इनका सतत रूप से नवीन नए नए निक्षेप देखने को मिलते हैं। आज के भाग में बस इतना ही, शेष अगले भाग में पढ़ेंगे। आप लोगों ने बहुत ध्यान से हमारे इस ई लेक्चर, ई वीडियो को देखा। सभी का धन्यवाद और सभी को आभार।